दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए परसेंटेज चैप्टर का एक नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं मिसलेनियस क्वेश्चंस, और ये भी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, यूपीएससी के एग्जाम में से पूछे गए सवाल हैं। और दो सवाल ऐसे हैं जो कि जेके भी बार बार पूछता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। वी विल टेक अराउंड 6 क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, उम्मीद मैं यही करता हूं कि लास्ट के जो 4 लेक्चर्स अपलोड हुए परसेंटेज चैप्टर के ऊपर, 4 या 5 जितने भी हुए होंगे, प्लेलिस्ट में आपको वो सब मिल जाएंगे। वो देखने के बाद ही आप यहां तक पहुंचे हो। ये मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं क्योंकि अगर आप बीच में से कोई भी लेक्चर को उठा लोगे तो उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेसिक को सीखना जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने देखा होगा कि लास्ट काफी दिनों से जो मेरी वीडियो अपलोड हो रही है वो एग्जैक्टली रात 9 बजे अपलोड हो रही है, ठीक है। तो अब मेरा जो टाइम स्लॉट अवेलेबल बोल लीजिए या फिर जो मुझे दिया गया है वो यही है, रात के 9 बजे। वो इसलिए भी क्योंकि एक प्राइम टाइम रहेगा, स्टूडेंट्स जो है वो खाना वगैरह खाकर फ्री हो चुके होंगे और पढ़ने की तैयारी में जो है वो बैठ चुके होंगे। तो इसीलिए अब आपको भी एक पॉइंट याद रखना है अपने माइंड में कि रात को 9 बजे जो है वो मेरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी मैथ्स के रिगार्डिंग। और 9 बजे आपका जो स्लॉट रहेगा वो आप भी फ्री रखिएगा, मेरा तो फ्री रहेगा, तभी मैं आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात ये, 8 बजे आपने देखा होगा रचित सर की सोशियोलॉजी की जो वीडियो है वो मिल जाती है। और जब जैसे जैसे वक्त के साथ नया जो टीचर एड ऑन होगा उसकी जो वीडियोस होंगी वो हम दोपहर के वक्त जो है दोपहर के स्लॉट को ही उसे उन्हें हम अलॉट करेंगे और वहां पर आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि तैयारी अच्छी चल रही होगी और साथ ही जेकेएसएसबी की आने वाली वैकेंसीज का आप सब भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। और देखो बात वो हो गई, वैकेंसीज जब भी आएंगी वो आएंगी। अगर आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हो तो आपको तैयारी करनी है एक 0 लेवल से, ठीक है। वहां से उठना है और प्रिपेयर कर लेना अपने आप को इस तरह से कि कोई भी जेकेएसएसबी का कल को एग्जाम सामने निकल कर आए तो आपकी तैयारी इस लेवल की हो कि अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओ, घर आओ तो आपको ये पछतावा ना हो कि काश मुझे कुछ और दिन मिल गए होते। तो यही सोच के आपको चलना है, फिर एग्जाम जो है वो कभी भी हो, नोटिफिकेशन कभी भी आए। मैं ये मानता हूं कि ग्रेजुएशन करने के बाद, मींस कि ग्रेजुएट होने के बाद एक स्टूडेंट को लगभग 4 से 5 महीने में 6 महीने बोल देता हूं, 6 महीने चाहिए अपने आप को जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए, ठीक है। वो 6 महीने में 3 महीने की उसकी जो चीजों को सीखने का जो वक्त है वो लगेगा और बाकी के 3 महीने की उसकी प्रैक्टिस रहेगी। तो ये 6 महीने आपको चाहिए, इससे ऊपर का वक्त नहीं चाहिए। अगर सही तरीके से प्रॉपर वे में चीजों को मैनेज करते हो, टीचिंग अगर आपको अच्छे लेवल की मिल पाती है तब मैं बोल रहा हूं। वरना ऐसे भी मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे जो है वो भटकते रहते हैं, लगभग 4-4 5-5 साल उन्हें यही समझ नहीं आता कि हमें कहां से कोचिंग लेनी है। तो घर बैठ के जब आपको कोचिंग हर एक चीज जो है वो यूट्यूब पे मिल रही है और आने वाले दिनों में कोर्सेज भी जो बच्चे डिमांड करें वो भी मिल जाएंगी आपको। तो अगर मिल रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट जो है वो उठाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलो, ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है दोस्तों, ये पूछा गया है यूपीएससी में। तो यूपीएससी के सीसैट एग्जाम में साल 2000 मेरे हिसाब से 18 या 17 में ये पेपर में आया हुआ है। और जब मैंने यूपीएससी बोला, अगर आप में से कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि यार सर ये क्या करवा रहे हो बकवास, यूपीएससी हमने तो जेकेएसएसबी एग्जाम देना, यूपीएससी हम क्यों सीखे, तो वाकई मानो ये बेवकूफ़ी करोगे आप, ये बेवकूफ़ी करोगे अगर इन चीज़ों को आप सीख नहीं रहे हो। मैं बढ़ा रहा इसीलिए हूं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहता हूं। आपको भी अपना माइंडसेट इस तरह से रखना है कि कोई भी किसी भी तरह का चैप्टर का सवाल अगर आपको मिलता है वो आपसे सॉल्व होना चाहिए। हाँ, बेतुके सवालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मिलेंगे जस्ट टू गेन व्यूज और जस्ट कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपको वीडियो में इतने क्वेश्चन लाने हैं तो कुछ भी कोई भी पढ़ा रहा है। और मैं नेशनल लेवल की बात भी कर रहा हूं वहां पर भी, बट वो कभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे नहीं सवाल। और अगर इफ इन केस एग्जाम में कभी आ भी जाए, जैसे मैं बात करता हूं एसबीआई पीओ की, मेंस की, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें छोड़ना होता है। तो अगर आ भी जाए तो वो खुद भी अगर बैठेगा टीचर उससे भी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस फ्रेम इस तरह के किए गए हैं कि आप उन क्वेश्चंस में फंस जाओ, अपना टाइम जाया करो। हमें उन क्वेश्चंस को, उन सवालों को भूलना है, छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ढूंढने वो वाले सवाल है जिनको हम सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हो? यूट्यूब पे तो कोई भी आकर कितना भी बड़ा सवाल आपके सामने रखकर उसको सॉल्व कर कर आपको अपना फैन बना सकता है। बट बात वो आ गई कि क्या एग्जाम में ऐसा सवाल अगर पूछा जाएगा तो क्या हमसे सॉल्व होगा? पहली बात तो पूछा जाएगा या नहीं, और इफ इनकेस पूछ भी लिया तो क्या सॉल्व होगा या नहीं, क्या उतना वक्त मिलेगा या नहीं। जो टाइम लिमिटेड एग्जाम्स होते हैं वहां वक्त नहीं मिलता। वो मैं जेकेएसएसबी की बात करूं तो वहां तो ऐसा सवाल कभी पूछने की संभावना ही नहीं है। बट स्टिल मैं ये बोलूंगा, खुद भी अगर वो टीचर बैठ के करेगा उससे भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये एक एक पैराग्राफ वाले लंबे लंबे क्वेश्चंस को देख रहे हो,
स्किप करो, बहुत लंबे क्वेश्चंस की बात करो, बट इतनी लेंथ की जो बात है वो नहीं मैं कर रहा हूं, ये तो होना चाहिए सॉल्व। ठीक है, समझ रहे पॉइंट? क्योंकि मैंने खुद देखा, चेकआउट किया कि क्या कर रहे हैं बाकी, तो वहां से लेके क्वेश्चन शुरू होता है, यहां आके कहीं क्वेश्चन खत्म होता है, तो इसको रीड करने में मुझे पहले 5 मिनट चाहिए, और 1 नंबर का सवाल है, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। एग्जामिनर ने फ्रेम किया हुआ है कि आप फंसो इसमें, वो गलती नहीं करनी ना हमें। क्वेश्चन रीड करते हैं। अनीताज मैथमेटिक्स टेस्ट, अनीता का मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, हैड 70 प्रॉब्लम्स। बोला जा रहा है अनीता का मैथ्स का टेस्ट हुआ, वहां 70 प्रॉब्लम्स थी, यानी 70 क्वेश्चन थे, ये मैंने 70 लिख दिया। ठीक, कैरिंग इक्वल मार्क्स, 70 क्वेश्चन थे, हर सवाल के नंबर जितने भी हैं वो बताया नहीं है कितने हैं, 1 नंबर का सवाल भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, बट जितने भी सवाल हैं यानी 70 सवाल, सब क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बताइए आगे, इन 70 में से कुछ सवाल उसके अरिथमेटिक से, ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, मतलब न्यूमेरिकल है बट लैंग्वेज बेस्ड है, इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन उसके कितने हैं, 10 है कितने हैं, हाँ 10 सवाल है अरिथमेटिक में से। आगे चलिए, अलजेब्रा, अलजेब्रा हो गया, मान लीजिए जो एक्स वाई जेड इस तरीके से सवाल नहीं होते अलजेब्रा, उसके सवाल कितने बताए गए, 30 क्वेश्चंस, 30 सवाल अलजेब्रा के हैं। और आगे चलिए, फिर ज्योमेट्री के बताए गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ज्योमेट्री उसके भी कितने क्वेश्चंस बोले गए हैं, 30 क्वेश्चंस। तो ये देख लीजिए 10 + 30 + 30 हो गया 70। तो अनीता का मैथ्स का एग्जाम हुआ, इन 3 तरह के सवाल उसे पूछे गए। ज्योमेट्री तो आपको मालूम है ना, जो ट्राइंगल और इस तरह के सवाल होते हैं, रेक्टेंगल वगैरह। आगे सुनियो, ऑल्दो शी आंसर्ड 70% ऑफ द अरिथमेटिक। अब बोला यह गया है, क्वेश्चन को फ्रेम इस तरीके से किया गया है कि यहां परसेंटेज का इस्तेमाल हो। उसने बोला कि अरिथमेटिक के जितने भी सवाल हैं उसका 70% ही उसने आंसर किया। तो आपको समझना ये 10 जो नंबर है ये खुद में 100% है। आप जब इसका 70% निकालोगे तो खुद बताइए, मैं यहां पे वैसे करके बता देता हूं, जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे करने की, ठीक है। जब आप 70% लगाओगे 10 के ऊपर तो वैल्यू कितनी आएगी, इमेजिन करो ये 70% है, परसेंट का 100 नीचे आएगा, 2 जीरो नीचे उतरेंगे, वो दोनों जीरो कट हो जाएंगे, 1 जीरो इसके साथ और 1 जीरो इसके साथ, यानी कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसने, 7 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? मैं यहां करके दिखा देता हूं, 70/100 इंटू 10, सॉरी इंटू 10, ठीक है। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए, कितने क्वेश्चन उसने सॉल्व किए, 7 क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए आगे, उसने बोला 40% ऑफ द अलजेब्रा, अलजेब्रा के कितने सवाल सॉल्व कर रहा है, ये कर रही है 40%। तो अब आपको समझना पड़ेगा भाई, परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, मल्टीप्लीकेशन होगी 4 3 12, ठीक है 4 3 12, यानी 12 क्वेश्चन उसने अलजेब्रा से किए। छोटी कैलकुलेशंस है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि 10% कितना होगा 3, 10 से 40% पे जाना है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैसे ही 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आंसर आएगा। ये बात वही आ गई। आगे देखो, ज्योमेट्री की कितने कर रहा है, 60% ऑफ द ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। ज्योमेट्री की जब बात कर रही है तो वो बोल रहे हैं 60%। अगेन क्या आएगा, जीरो जब यहां और यहां दिख जाए तो पता आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 18। तो हमें ये क्लियर हो गया कि अरिथमेटिक के सवाल 10 थे बट उसने कितने आंसर किए, 7, अलजेब्रा के 12, ज्योमेट्री के 18। ये आगे कुल क्वेश्चन जो उसने सॉल्व किए। अनीता की बात कर रहे हैं हम। आगे सुनो, और ये सभी का आंसर उसने करेक्टली दिया, यानी सही दिया, ठीक। शी डिड नॉट पास द टेस्ट, फिर भी वो पास नहीं करी है टेस्ट को, बिकॉज शी गॉट लेस देन 60% मार्क्स, क्योंकि उसके मार्क्स जो है वो 60% से कम आए हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि 60% होगा कितना। देखो हम ये मानकर चलते हैं कि हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का ही है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर बताया नहीं है कि एक एक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि हर एक सवाल जो है वो एक ही नंबर का है, इक्वल मार्क्स, एक एक नंबर। तो पूरा पेपर हमारे कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का, ठीक है। पूरा एग्जाम भी हमारा कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का। उसने बोला टेस्ट क्यों नहीं पास हुआ, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए 60% मार्क्स से कम आए हैं उसके, लिखा है ना ओवरऑल शी गॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो पहले ये तो देख लो कि 60% होगा कितना। तो जब मैं 60% लगा रहा हूं किसके ऊपर, 70 के ऊपर 60%, मैं पूरा लिख देता हूं 60% ऑफ 70। अगेन आपके माइंड में आना चाहिए 6 7 42, क्यों, परसेंट का 100 नीचे उतरेगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए।
यानी उस बच्चे को 42 नंबर लेने थे, या आप बोल सकते हो 42 क्वेश्चंस को सोल्व करना था। बात एक ही है, क्योंकि 42 नंबर तभी आएंगे जब वो 42 क्वेश्चंस को सोल्व करेगी। हर क्वेश्चन तो एक ही नंबर का है ना। बट उसने किए कितने, इतने किए। इनको ऐड करके देखते हैं कितने आए उसके मार्क्स। 7 में 12 को ऐड करो, 12 में 18 को ऐड करो, मेरे हिसाब से 18 30 और 7 37। भाई अनीता के मार्क्स आए हैं 37, या उसने 37 क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर किया। बात एक ही है। बट पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 42 मार्क्स। यानी वो फेल हुई, और फेल कितने मार्क्स से हुई? अब आपको समझ आना चाहिए कि अगर मैं 42 में से 37 को माइनस करता हूं तो मुझे सामने मिलता है 5। यानी अनीता को 5 नंबर और लेने थे पास होने के लिए। और यही आगे पूछा गया है, द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% मार्क्स इज, यानी उसे पास होने के लिए और कितने सवालों का सही जवाब देना था? तो 37 सवालों का सही जवाब दिया, उसके 37 नंबर आए। पास होने के लिए उसे चाहिए थे 60% 70 का, जो कि 42 था। 5 नंबर उसने कम लिए, यही 5 और सही कर देगी तो वो ठीक हो जाएगी, यानी पास हो जाएगी। यानी 60% मार्क्स जो चाहिए उसे पास होने के लिए वो अचीव कर लेगी। तो इट मींस द राइट ऑप्शन विल बी 5 क्वेश्चंस, और इन अदर लैंग्वेज यू कैन से दैट 5 मार्क्स। इवन नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस की बात की है तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं 5 क्वेश्चंस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो जरूरी क्वेश्चन लंबा है, और ये जेके एसएसबी के लेवल का नहीं है, ये मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं। ये यूपीएससी में पूछा गया है, केएस में आ सकता है, और यूपीएससी में ही दोबारा इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। बट येट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज परसेंटेज का हर वो कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने सीखा उसका हमने इस्तेमाल करा है। क्लियर हो गया? एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं, दो ने 20 सेकंड्स में सुनिएगा। अनीता का टेस्ट था, शॉर्ट वर्ड्स में सुना रहा हूं। 70 क्वेश्चंस थे, उसमें से अरिथमेटिक के 10, अलजेब्रा के 30, ज्योमेट्री के 30, हो गए 70। जब उसने पेपर दिया, अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, सिर्फ 70% को सॉल्व किया। जब मैंने इसका 70% निकाला वो 7 आया। अलजेब्रा के 40% को सॉल्व किया, जब मैंने इसका 40% निकाला वो 4 3 12 आया। ज्योमेट्री के 60% को सॉल्व किया, जब मैंने इसका 60% निकाला तो 18 आया। तो कुल मिला के उसने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया? 37 मार्क्स को। मैं ये बोल रहा हूं हर एक क्वेश्चन को मान लेते हैं कि एक एक नंबर का है, तो अगर 70 क्वेश्चन है 70 नंबर के होंगे तो उसके नंबर आए कितने? 37। बट वो कह रहा है कि वो टेस्ट में फेल हो गई, क्यों? क्योंकि उसने 60% से कम नंबर लिए। अब 60% पहले इसका निकालो, वो आता है 42, यानी उसको 42 लेने चाहिए थे, बट 42 से कम लिए। कितने लिए? 37 लिए। और कितने कम लिए? 5 कम लिए। आगे यही पूछा है कितने और क्वेश्चन उसको करने पड़ेंगे ताकि उसका पेपर पास हो जाए, यानी वो 60% तक पहुंच जाए। तो 37 में 5 जोड़ लोगे तो 42 आएगा। इट मींस द राइट ऑप्शन विल बी द 5 मोर क्वेश्चंस। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अगेन ये भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, और ये एक नया सवाल है, मैं अपनी बुक लिस्ट में ऐड कर रहा हूं। ये नया क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है भाई, चलो बताओ मुझे आप क्या बोल रहे हैं यहां पे। देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ बल्ब्स इन अ बॉक्स। बहुत सारे बल्ब्स हैं एक बॉक्स में, सर्टेन नंबर है, बताया नहीं है कितने बल्ब्स हैं। अब जब भी किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, हम उसे कितना लेट कर लेंगे? हम लेट कर लेंगे, बोलो भाई, 100। तो मैं ये मान लेता हूं कि उस बॉक्स में टोटल बल्ब कितने थे? 100 बल्ब थे। डन। इफ 20% ऑफ द टोटल इज ब्रोकन। अब हुआ ये, ट्रांसपोर्ट करते समय, यानी बल्ब्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते समय कुछ बल्ब टूट गए, ब्रोकन हो गए। और वो क्या बोला उन्होंने? कितने बल्ब ब्रोकन हुए हैं? 20%। 20% 100 के ऊपर लगाओगे तो वैल्यू में भी 20 आएगा। ये पता चला ना आपको, बड़ी बार बोल दिया मैंने। यानी 20 बल्ब तो भैया टूट गए हैं उसके। ठीक, आगे सुनो। ये एक ऐसा सवाल है जहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहता हूं जिसका नाम है रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। यहां लिख रहा हूं भाई, एक कॉन्सेप्ट है, हाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। वो मैं सिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन में। हालांकि बार बार आगे भी क्वेश्चंस में आएगा, बड़ी सवाल में बड़े अच्छे से समझिएगा। उसने बोला 100 बल्ब थे और टूट गए 20। आगे वो बोल रहे हैं एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग आर डिफेक्टिव। यानी ये नहीं बोल रहा कि जितने बल्ब बचे वो डिफेक्टिव है, ये नहीं बोला उसने। अगर ऐसा बोलना होता तो वो बोलता एंड 40% ऑफ द बल्ब्स आर डिफेक्टिव। उसने बोला 40% ऑफ द रिमेनिंग बल्ब्स। तो पहले ये तो देखो, बल्ब्स बचे कितने?
100 में से अगर 20 टूट गए हैं तो भाई अब आप मुझे बताइए फिर रिमेनिंग कितने रहे, यानी बचे कितने। तो अगर 100 में से 20 टूट गए तो 80 बल्ब 80 बल्ब बच गए, और उसने 40% ऑफ द रिमेनिंग, यानी 40% 80 का निकालो। अब जब 80 का 40% निकालोगे, अगेन 8 4 व्हाट 32, तो मुझे यह समझ आ रहा है कि 32 बल्ब जो होंगे वो कौन से बल्ब होंगे, फिर वो होंगे भाई डिफेक्टिव बल्ब्स। तो वो डिफेक्टिव बल्ब्स तक आपको लाने के लिए एक तरीका अपना रहा है, ठीक है। चलो अब मुझे समझ आ गया, 100 टोटल बल्ब्स थे, टूटे हैं 20, बचे थे 80, 80 का 40% निकाला, जो 32 आ गया वो थे डिफेक्टिव। आगे उसने बोला देन द नंबर ऑफ गुड बल्ब्स। तो भाई पहले आप ये तो बताओ मुझे कि जिन वो गुड बल्ब्स की बात कर रहे हैं वो बचे कितने। तो आपको समझ होनी चाहिए 20 ये चले गए जो कि टूट गए, इसको तो छोड़ ही दो। 32 खराब निकले, उसे भी छोड़ दो, यानी कुल मिला के 52 हो गए। तो अगर मैं 100 में से 52 को माइनस कर लो मुझे मिलेगा 48। तो ये 48 बल्ब्स फिर कौन से होंगे, ये होंगे जो गुड बल्ब्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक। उसने बोला नंबर ऑफ गुड बल्ब्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इन द बॉक्स, यानी गुड बल्ब्स कितना परसेंट है, पहले ऊपर रखो उसे, जिसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 48 आ गया गुड बल्ब्स, डिवाइड कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, देख लो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वो कितने हैं, वो तो 100 लिए हैं अपॉन 100, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे 100, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी मेरा आंसर फिर मुझे क्या मिल रहा है 48%। तो 48% ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट वन। 48% बल्ब्स जो हैं वो गुड बल्ब्स की कैटेगरी में आ गए। डन, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। दे दे क्विक रिवीजन, हर सवाल के बाद क्विक रिवीजन मैं आपको सिर्फ इसलिए देना चाहता हूं ताकि अगर किसी बच्चे का मिस हो गया तो वीडियो को रिवाइंड करने से बेटर है मैं ही आपको एक बार बोल दूं शॉर्ट में 10 सेकंड्स। 100 बल्ब्स टोटल थे, उसमें से 20 टूट गए, ठीक। अब बचे कितने, 80 बचे। अब 80 का 40% यानी 32 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। वो यही बोल रहा है जो सही बल्ब है वो कितना परसेंट है टोटल का। तो 20 ये और 32 ये, 52 बल्ब तो निकाल दो जो खराब हो गए या टूटे हैं, बचे 48 बल्ब, ये सही है। तो 48 अपॉन 100 जो टोटल है इंटू 100, यानी 48% हमारा राइट आंसर है। चलिए आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूं एग्जैक्टली रात 9 बजे, और अब वो वाली वीडियो जो मैंने कल बनाई थी वो प्रीमियर हो रही होगी। लेट मी शेयर द वीडियो। यार आप सबसे भी एक यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर मीन्स कि अपने बच्चों, जो भी फ्रेंड्स है ना, अपने जो भी फ्रेंड्स है, भाई बहन है, जो तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, बस ये चैनल पहुंचा दो। आपसे तो यही एक रिक्वायरमेंट है। कुछ मैं भी लिख सकता हूं नीचे। अगर हम बी की बात करें तो ए की कंपैरेटिवली एक्चुअली लेक्चर ऑन हो गया, मैं उसी को शेयर कर रहा हूं। वीडियो इज लाइव नाउ। चलो पूरे 9 बजे जब रात को वीडियो आएगी तो फिर थोड़ा सा बच्चों को ना वो हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा भी वाकई टाइम पे आ रही है, और सभी को एक भरोसा बनेगा और बच्चे पढ़ेंगे। मेन बात वो आ गई। चलो दोस्तों आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्वेश्चंस की ना। अब आप बोलोगे, आप सोच रहे होंगे सर आप हर एक क्वेश्चन को बोलते हैं इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या कर सकता हूं, भाई इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या करूं बताओ। चीजें जरूरी है, पढ़नी तो पड़ेगी, और मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर बार अलग अलग पेपर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। 2 सवाल करवाऊंगा और इस तरह की जो टाइप है वो इसी में खत्म हो जाएगी, इन्हीं 2 सवालों पर। एक मैं करवाऊंगा, एक मैं आपके लिए दूंगा, और एक ही क्वेश्चन में आपको समझ आने वाला है। चलिए रीड करिए। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। बोल रहा है कि चीनी का रेट जो है वो 25% से बढ़ा दिया है, यानी पहले कुछ रेट होगा, प्राइस की बात कर रहा है ना। चलो मैं लिख ही देता हूं उसको, मैं यहां लिख रहा हूं प्राइस। तो पहले कुछ रेट होगा वो बढ़ गया 25% से, ठीक। इफ अ फैमिली वांट्स टू कीप इट्स एक्सपेंसेस ऑन शुगर अनअल्टर्ड, अगर एक फैमिली चाहती है कि जो भी खर्चा उसको चीनी खरीदने में हो रहा था पहले जितना हो रहा था अभी भी उतना ही हो, चाहे उसका प्राइस बढ़ गया, अनअल्टर्ड का मतलब ये हो गया चेंज नहीं होना चाहिए,
देन द फैमिली विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय हाउ मच परसेंट। तब फैमिली को चीनी की खपत हो गया कंजम्पशन, यानी जो इस्तेमाल में लाते हैं, वो कितनी प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। सवाल ये है यार, मिसाल के तौर पे सीधा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत सिंपल। ममा आपको 100 रुपये देते हैं रोज, ठीक है, और बोलते हैं जाओ बाजार से जाकर मैगी के पैकेट लिया। आज बोला उन्होंने 100 रुपीज दिए, बोला जब बाजार से मैगी के पैकेट लिया, और एक मैगी का पैकेट था 20 रुपये का। आप मुझे बताइए आप कितने मैगी के पैकेट ला सकते हो? 5, 20 into 5 is 100। अब कल क्या हो गया, मैगी इज चीनी हेयर ना, कल क्या हो गया, मैगी का रेट बढ़ गया और मम्मा ने आपको 100 रुपये ही दिए, जो आज दिए थे 100 रुपये वही कल भी दिए आपको। यानी जो बोल रहे हैं ना कि प्राइस जो है, एक्सपेंसेस जो है वो अनअल्टर्ड, वो बदलने नहीं चाहिए, जितना खर्चा है वो सेम रहना चाहिए। तो कल भी 100 रुपये खर्च हो रहा था और आज भी मम्मा ने आपको 100 रुपये दिया। आप बाजार गए, अब बताओ 100 रुपये के आप कितने मैगी के पैकेट ला सकते हो? सिर्फ 4। क्यों? क्योंकि मैंने बोला 25 रुपये का हो गए, 25 रुपये का प्राइस बढ़ गया हुआ है, 25 into 4 is 100। तो आपने किया क्या, आपने कंजम्पशन को, कमोडिटी की क्वांटिटी को कम कर दिया। वही ये बोल रहा है कि चीनी का रेट तो बढ़ गया है, पैसे हमारे पास उतने ही है। अब चीनी जब लेने जाओगे पैसे तो उतने ही है ना, तो चीनी तो आपको कम मिलेगी। वही ये चीज बोल रहा है कि कितनी परसेंट कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा ताकि आपका खर्चा जो है वो उतना ही हो। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। देखो दो चीजें मुझे यहां पे सीखने को मिल रही है, एक तो प्राइस आ रहा है, दूसरा यहां पे बात हो रही है क्वांटिटी की। आप वो पूछोगे अगर आप कहां हो रही है, तो ये देखो कंजम्पशन ऑफ शुगर, ये जो कंजम्पशन की बात कर रहा है ये क्वांटिटी ही आ गई, ठीक। अब आप मुझे कोई चीज अगर मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए कि अगर कोई चीज का रेट दिया गया है, यानी मान लो 10 रुपए किलो, और अगर आपको वो लानी है 10 किलो, क्वांटिटी होगी 10 किलो, तो 10 into 10 100 रुपीज आएगा टोटल। और वो 100 क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा एक्सपेंसेस, खर्चा, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी विल बी एक्सपेंसेस। अब जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है हम उसे 100 लेट करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि पहले जो कमोडिटी का प्राइस था वो 100 रुपये था, पहले जो क्वांटिटी आ रही थी हमें मालूम नहीं है कितनी है, मैं मान लेता हूं 100 ही आ रही थी, 100 kg। तो पहले हमारा खर्चा कितना हो रहा था, 10,000 हो रहा था, ठीक है। ये सिर्फ एक मैंने मेथड बनाया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, माइट भी आपको बुक में अलग तरीके से दिखे, घबराना नहीं है। तो पहले प्राइस कितना था 100 रुपये पर kg, क्वांटिटी कितने ला रहे थे 100, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। टोटल आपका खर्चा कितना हुआ 10,000। अब हुआ क्या, अब बोला जा रहा है आपका जो प्राइस है शुगर का वो 25% से इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया। तो 100 पे 25 का इंक्रीज लाओगे, अब फिर शुगर का प्राइस कितना हो गया 125। क्लियर हो रहा है। अब जब बात कर रहे हैं आगे क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी तो अब हमें चेंज करनी है, मैं उसे रख लेता हूं व्हाट एक्स। बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा उतना ही हो, यानी खर्चा पहले भी 10,000 था तो खर्चा अब भी 10,000 होना चाहिए। समझ आया आपको? मैंने प्राइस को बढ़ा दिया 25% से 125 हो गया, ठीक। खर्चा मैंने उतना ही करना है, एक्सपेंसेस उतने ही करने, मैंने 10,000 का 10,000 ही रखा है। अब आपको यहां पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, चलिए निकालते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 को वहां ले जाओ, 10,000 अपॉन 125 करो, 5 से कट, 5 5 25, सॉरी 125 है, 5 2 10, 5 5 25, यहां भी 5 से करो, 5 2 10 और 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब किससे करो, दोबारा 5 से करो, 5 4 20, 2 0 बचे, नीचे आएगा 5, यानी वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे 80, यानी x की वैल्यू अब मुझे मिल गई। वो x की वैल्यू कितनी है भाई 80। तो आपको समझना पड़ेगा जो पहले वो 100 kg ला रहा था वो आप कितना kg ला रहे हैं, 80 kg ला रहे हैं। क्या क्लियर हो रहा है? तो आप ये बताइए मुझे, ये तो वैल्यू में आ गया ना, और हमने लेट किया हुआ, उसने जब परसेंटेज में पूछा ना कि कितनी परसेंटेज कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, तो आप मुझे बताइए कम कितना हुआ, कम हुआ, पहले 100 था अब कितना है 80, तो कम कितना हो गया 20 कम हो गया। तो मैंने न्यूमरेटर में 20 रखा, और पहले कितना लगा था, कंपैरिजन किससे हो रहा है 100 से, तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 100 से, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी उस बंदे को अपनी चीनी की खपत को 20% कम करना पड़ेगा, तब जाकर उसका खर्चा जो है वो उतना ही होगा। यहां हमने पहले ही खर्चे को सेट कर लिया बराबर जो उसने दी हुई थी कंडीशन, ताकि क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाऊं। अब मैं मानता हूं आपको समझ आ गया।
और बच्चे कुछ सोचोगे सर क्या कोई शॉर्टकट नहीं है? देखो, देयर आर टू वेज टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। दो तरीके होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला, एक तो होता है बेसिक क्वेश्चन, बेसिक मेथड जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, एक्स वाला मेथड, ठीक है। और दूसरा जो मेथड रहता है वो रहता है शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स। बट आई विल सजेस्ट शॉर्टकट सीखने से पहले आप सभी को जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है वो आना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल या बेसिक मेथड आएगा तो ही मैं शॉर्टकट के ऊपर आपको चलाना चाहूंगा। सीख सकते हो शॉर्टकट भी, बट एक बार एग्जामिनर ने हल्का सा भी क्वेश्चन को घुमाया ना, आप वहीं पर फंस जाओगे। बट जिस स्टूडेंट ने शॉर्टकट सीखने से पहले कॉन्सेप्ट को सीखा है वो मार नहीं खाने वाला कभी। और मैं चाहता हूं आप स्टूडेंट्स वही हो जो पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखे और बाद में शॉर्टकट्स को सीखे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, नाउ लेट मी टीच यू द शॉर्टकट मेथड। चलिए सुनिए, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। मैं ये मान लेता हूं कि पहले जो उसकी प्राइस थी कमोडिटी की वो 100 थी, जैसे मैंने यहां माना, और आपको पता है कि 25% इंक्रीज आया प्राइस में, 25%, और अब जो प्राइस है कमोडिटी की वो कितनी हो गई, 125। मेरी लैंग्वेज को रीड करना। When you go from left to right, you will attain the change in the price. Again, I am repeating. Whenever you go from left to right, यानी जब लेफ्ट से राइट पे आप जा रहे हो तो जो आपको मिलेगा that will be what? Change in price. But when we move from right to left, जब मैं राइट से लेफ्ट आऊंगा तो याद रखिएगा मुझे मिलेगा चेंज इन कंजम्पशन। क्या मिलेगा? चेंज इन कंजम्पशन। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे। अब आपको यह मानना है कि पहले 100 रुपीज था चीनी का रेट, वो बढ़ के 125 हो गया। अब रेट भूल जाओ, अब क्वांटिटी पे आ जाओ। पहले वो 125 केजी ला रहा था और अब कितनी ला रहा है? 100 केजी। ये मानना है आपको। तो कितना कम हो गया? 25 केजी कम हो गया। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो कंपैरिजन ओरिजिनल वैल्यू से होगा। पहले कितना ला रहा था? 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 5 125 और 5 2 10 एक 0, यानी हमारा आंसर कितना रहेगा भाई? 20%। आया मजा? हो गया शॉर्टकट? हुआ क्लियर? तो ये था दोस्तों शॉर्टकट ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। अब आपको इसे सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को टाइप कर लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स जो है वो भी आपको अपने कमेंट्स का आंसर जब देंगे तो पता चल जाएगा सही है ये गलत है, और मैं आपको बता भी दूंगा। और दूसरी बात, और छोड़ो मैं बता दो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मेरे हिसाब से 33 1/3% होगा। लेट मी चेक। हाँ, इतना ही है। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं दोस्तों, देखो आपके कमेंट्स अनडाउटली वो मोटिवेट करते हैं टीचर्स को, मुझे, बाकी जो भी टीचर्स यहां पढ़ा रहे हैं सभी को। तो मैं आपसे सिर्फ एक पॉइंट रखता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको चीजों की समझ आती है, तो जरूर अपना कमेंट करके बाकी सभी टीचर्स को भी मोटिवेट करें। हम भी उससे मोटिवेट होंगे। और साथ ही अपने जो व्यूज हैं वो अपने मन तक मत रखिए, वो यहां पर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। और इसी तरह से इस चैनल की ग्रोथ जो है वो होगी और बच्चों को भी मालूम चलेगा कि वाकई कुछ अगर मिल रहा है हमें तो वो रेलिवेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। चलिए देखो दोस्तों, मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाला इन क्वेश्चंस को, ठीक है। मिसलेनियस इसलिए क्योंकि किसी टाइप के अंडर नहीं आते। जो भी क्वेश्चन किसी टाइप के अंडर नहीं आएगा उसे मिसलेनियस मान के चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी। एक इंसान 60% अपनी सैलरी का खर्च करता है। तो सैलरी को आप दूसरी भाषा में क्या बोलते हो? इनकम। रचित, सैलरी को क्या बोलते हैं? इनकम। इफ हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 30%। देखो पहले उसकी सैलरी कितनी थी हमें मालूम नहीं है, बट बोल रहे हैं अगर उसकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए तो आपको पहले एक पॉइंट समझना पड़ेगा। जब भी एक इंसान की सैलरी बढ़ती है तो आपको ये पॉइंट क्या क्लियर होता है कि उसके खर्चे जो है वो भी बढ़ जाएंगे। देखो जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो खर्चे जो है वो तो ऑटोमेटिकली खुद ही बढ़ जाते हैं। ये चीज क्लियर है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो सॉरी, तो यहां पर उसकी सैलरी को बढ़ाया है 30% से, तो उसके खर्चे एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाते हैं 20% से। फाइंड आउट द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स। पूछा गया है कि उसकी सेविंग्स में अगर इंक्रीज आया है या फिर डिक्रीज भी आया है, कितना परसेंट आया है, आपको वो निकालना है। तो पहले आप ये बताइए, एक चीज आ गई इनकम, दूसरी चीज क्या रहेगी आपकी यहां पर? वो रहेगी एक्सपेंडिचर। सैलरी से खर्चा निकाल दो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो आपको मिलेगा क्या? बचत। और बचत को क्या बोलते हो आप सब? सेविंग्स।
ये क्लियर है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इधर लिख देते हैं, विल बी व्हाट? सेविंग्स। तो पहले उसकी इनकम कितनी थी मालूम नहीं है, जिसके बारे में मालूम नहीं है 100 लेट कर लो, तो मैं मान लेता हूं पहले उसकी इनकम थी 100, तो वो खर्चा कितना कर रहा था? 60% ऑफ ही सैलरी का, यानी 100 का 60% कितना हो गया? 60। तो 100 में से अगर वो 60 रुपए खर्च रहा है, बचत कितने की होगी? 40 की होगी। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आगे सुनिए। इफ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 30%, अब उसकी सैलरी को 30% से बढ़ा रहे हो आप। देखो जब चीजों को लिखते हो ना आप, तो बहुत जरूरी होता है कि सिस्टमेटिक वे में लिखा जाए, ताकि आप उसको वापस से रीड करो तो आपको तो समझ आए, किसी और को आए नहीं आए वो बात अलग है, आपको तो आनी चाहिए। मैंने बड़ी बात देखा कि बच्चे हौच पौच वे में लिख देते हैं, तरीका होना चाहिए। तरीका क्या है? यहां देखिए, अब मैं इसे नीचे ले लेता हूं, ठीक है, यहां ले लेता हूं। उसने बोला अगर उसकी सैलरी में इंक्रीज आ जाए कितना? 30% का, तो भाई उसकी सैलरी अब कितनी हो जाएगी? 130, क्योंकि 100 में 30 का इंक्रीज आएगा, 130 हो जाएगी। तो जब सैलरी में 30% का इंक्रीज आ रहा है, तो खर्चे भी उसके 20% से बढ़ रहे हैं। तो खर्चे पहले 60 हो रहे थे, अब खर्चे भी उसके 20% में इंक्रीज आ जाएगा। अभी 20% किस पे अप्लाई करोगे? पुराने खर्चों पे, उसकी बात कर रहे हो। तो 10% कितना होगा? 6, 20% कितना होगा? 12। 60 में 12 को जोड़ना है, ना कि 20 को। ये 100 होता तो मैं 20 को ऐड ऑन करता। क्लियर हो रहा है ना ये पॉइंट? तो 60 में 12 को जोड़ोगे, अब उसके खर्चे कितने हो रहे हैं? 72। मैंने 20% इंक्रीज लाया 60 पे, 72 हो गया, क्योंकि 60 का 20% 12 होता है। मैं लिख भी देता हूं चलो, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो अब 130 में से 72 रुपए वो खर्च रहा है। 130 सैलरी है, 72 उसकी क्या आ गई? एक्सपेंडिचर। बताइए अब सेविंग कितनी होगी? करो माइनस 28 और 30, 58। अब उसकी सेविंग कितनी आ गई? 58। डन। अनडाउटली सेविंग पहले से ज्यादा हो रही है, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ी है, सेविंग तो बढ़ेगी ना, खर्चे भी बढ़े बट सेविंग भी बढ़ी है। तो उसने वही पूछा था, बताइए अब उसकी सेविंग कितना परसेंट बढ़ गई? तो भैया आप मुझे बताइए कि सेविंग में इंक्रीज कितना आया है, ये तो बताओ पहले। इंक्रीज आया 18 रुपीज का, दिख रहे ना, 40 से 58 हो गया। अब 18 रुपए का जो इंक्रीज आया वो 58 पे आया कि 40 पे आया? वो 40 पे आया। प्रीवियस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पे आता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। करो सॉल्व। 6 से तो कटेगा नहीं। 22 ज़ा 40, 25 ज़ा 100, 2 9 ज़ा 18, 9 into 5 विल बी व्हाट? 45%। यानी उस बंदे ने अपनी सेविंग को 45% से इंक्रीज किया है। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका सही जवाब है। क्लियर? देखा मैंने कितने सिस्टमैटिक वे में लिखा, और इस वे में लिखने की वजह से जब मैं रीड कर रहा हूं, देखते साथ मुझे पता चल रहा है कि सवाल में पूछा क्या था और दिया क्या था। ऐसे ही आपको लिखने की आदत डालनी है, और अगर बने रहते हो इस वीडियो के साथ और इन लेक्चर सीरीज के साथ, तो ये आदत तो बनी रहेगी आपकी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6। रचित अभी तक नहीं आया यार। मैं एक्चुअली आपके दूसरे टीचर जो है वो वेट कर रहे होंगे बाहर, वही मैं चेक आउट कर रहा था। लास्ट क्वेश्चन। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक बंदे ने यार एक बच्चे ने मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर को 3/5 से बजाय 5/3 के, यानी एरर आ गया। देखो बच्चे से हो गई गलती। मैं आपको बोलता हूं, मैंने आपको देने थे 10 रुपए, बट मैंने आपको दिए हैं 7 रुपए। देने 10 थे, दिए 7। मैंने से मिस्टेक हुई, एरर आया। कितने रुपए का एरर आया? माइनस करो 3 का एरर आया। बड़े से छोटा माइनस किया था। ये चीज क्लियर हो रही है? वैसे यहां बोल रहे हैं स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई करना था एक नंबर को 3/5 से, मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से बजाय 5/3 के। करना 5/3 से था, एरर आया। कितने का आया? 5/3 माइनस व्हाट? 3/5। अभी देखते हैं कितने का एरर आया। 5 और 3 का एलसीएम 15। 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, यानी 16/15 का इतना भाई उसमें एरर आ गया। अब हो सकता है कोई बच्चा पूछे सर ये आपने एक जो किया एलसीएम लेके कैसे किया, ये मुझे मालूम नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको एलसीएम का चैप्टर करवाऊंगा बड़े अच्छे से वहां पर सीखेंगे। यहां मैं आपको दोबारा से बोल देता हूं। देखो 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 के टेबल में 15 कितना सा आता है? 5 ज़ा उस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आया। और वैसे ही 5 के टेबल 15 कितने जाता है? 3 ज़ा उस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। तो 16/15 ये उसका एरर हो गया। डन। एरर तो हमने निकाल दिया, बट उसने हमसे ये नहीं पूछा था। उसने हमसे पूछा था परसेंटेज एरर निकालना है आपको कैलकुलेशन में।
तो कोई भी चीज जब आप वैल्यू में निकाल लेते हो, परसेंटेज में निकालना आपको आना भी चाहिए और आता भी होगा। अब वो कैसे, वो सुनिए। परसेंटेज एरर निकालना है तो कोई बात नहीं, परसेंटेज एरर ही हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम ये तो देख लें कि एरर हुआ कितना। अब डिवाइड किससे करोगे आप, बोलो डिवाइड किससे करोगे? ओरिजिनल वैल्यू से, हमेशा मैंने बोला। और ओरिजिनल वैल्यू थी कितनी, 5/3। मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से। एरर कितना आया था, 16/15। यार पेन चेंज करना था। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, सॉरी भाई, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ओरिजिनल वैल्यू ये दी है, इंस्टेड ऑफ 5/3 नीचे आएगा 5/3 और करो मल्टीप्लाई 100 से। देखो यहां सॉल्व करते हैं, 16/15 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में आएगा, इंटू व्हाट, 100। ठीक है, करो सॉल्व। गलती तो नहीं हुई कहीं पे? नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक ही है। करो सॉल्व। 5 1 5, 5 20 100, 5 3 15, 5 4 20। ये 3 भी कैंसिल हो गया। 16 इंटू 4 विल बी व्हाट, 64%। यानी एरर 64% का है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो यार कुछ भी नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें परसेंटेज निकालने को बहुत बार बोलेगा, आपको समझना ये है कि जब परसेंटेज निकालने को बोलेगा तो न्यूमरेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है और मल्टीप्लाई किससे करना है। तो न्यूमरेटर में वो वैल्यू आती है जिसे आपने कन्वर्ट करना होता है, परसेंटेज में डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आती है जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई होता है 100 से। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है, कभी आपसे मिस्टेक होने नहीं वाली। दोस्तों ये था आज का लेक्चर, जहां पर हमने लिए लगभग 6 सवाल, और ये 6 के 6 सवाल अपने आप में एक अलग नमूने इसलिए अलग वैरायटी है, अलग क्वेश्चंस है, और सीखने का तो बहुत कुछ मिला है मुझे भी, और आपको भी उम्मीद करता हूं मिला होगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के, जो भी फेलोमेट स्टूडेंट्स हैं वहां तक, भाइयों तक, बहनों तक, आपका फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है वहां तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, सो दैट इस चैनल की रीच आगे तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।